सचमुच अगर अपनी ज़मीन बचाना चाहते हैं किसान, तो ये ऐलान होना चाहिए इस मंच से कि गांव में उस आदमी को ना घुसने दिया जाए जो सरकार के आदेश से आया हुआ है। क्योंकि जब सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही है तो सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। सरकारी कर्मचारियों की गांव के अंदर एंट्री बैन हो जानी चाहिए। ये ऐलान यहाँ से हो जाना चाहिए कि सारे किसान नेता अपने अपने संगठनों को बोलें कि कोई किसान कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा सरकार का नुमाइंदा गांव में नहीं घुसेगा। गांव अपने आप में सक्षम है, अपनी व्यवस्था खुद बना सकता है, अपना खाना, अपना पानी को जब पानी और राशन और बीज का जब तक अपना बचाव किसान नहीं करेगा तब तक इनके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। सरकार की दी हुई भीख, इसको नकार देना चाहिए। एक किसान जिसका ट्रैक्टर टंकी फुल नहीं होती, उतने रुपए में पूरे साल उसके गीत गाता रहता है, उस भीख के नाम पे आपको जो पैसे दिए जाते हैं उस सारी को रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये यहाँ से ऐलान होना चाहिए। हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि सरकार जब पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बन के काम कर रही है तो फिर गांव का आदमी अपने लिए खुद व्यवस्था क्यों नहीं बनाता, और उसको अपनी व्यवस्था खुद बनानी चाहिए। इस बारे में विकास भाई आपका क्या कहना है? भाई बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि आज तो केवल इतना है कि जो सरकार खट्टर सरकार थी वो तो गई आई हुई। अभी जो नई सरकार आ रही है हरियाणा की, जो दिल्ली केंद्र सरकार है, वे दिल्ली नहीं आने देंगे। आज तो ये केवल इतना है, किसानों ने ये दिखाया है कि दिल्ली उनकी है और दिल्ली के अंदर आप बैठे हैं और आप चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित तौर के ऊपर आपकी बातचीत को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर सरकारी तंत्र का विरोध करना पड़ेगा और जल जंगल और ज़मीन को बचाने का और कोई रास्ता हमारे पास बचा नहीं है। तो जितने जो भी हैं, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, चाहे कोई भी पार्टी या कोई भी सत्ता के अंदर कोई भी तंत्र है, तंत्र इस प्रकार से बन गया है कि इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत आवश्यक हो गया है। और इसकी चर्चाएं आप जैसे जागरूक साथी कर रहे हैं और हम भी अपने अपने तरीके से इस बात को लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस तंत्र के खिलाफ, इस तंत्र को तोड़ने की शुरुआत भारत देश में होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर भारतीय किसान संघर्ष समिति, जनता सरकार मोर्चा और तमाम उनके जितने साथी हैं इस काम में लगे हुए हैं। और एक दिन आएगा जब मतलब इस प्रकार के तंत्र को तोड़ांगे और निश्चित तौर पर जल जंगल और ज़मीन को बचाने की जो हमारी लड़ाई है उसको जीता। बिल्कुल, जल जंगल ज़मीन जानवर की लड़ाई जो जनता सरकार मोर्चा, संघर्ष समिति साथ में मिलकर के लड़ रहे हैं। सारे साथियों से एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगाओ गांव-गांव जा कर के, और ये चुनाव तो हो जाएंगे, चुनाव के बाद की तैयारी शुरू करो। जब ये लोग संपूर्ण नोटबंदी करने वाले हैं, जब ये ब्लैकआउट करने वाले हैं, बिजली जाने वाली है, एक हफ्ते के लिए पानी अगर ना दें तो आपके पास, गांव के पास क्या इंतजाम है? ऐसा कोई अरेंजमेंट आप लोगों के पास नहीं है। इसलिए जाकर अपने गांव में इस बात का इंतजाम करो कि यदि कंपनी आपको बीज ना दे, यदि आपके पास पानी ना आए टंकी का, टूंटी का, आपको बिजली ना दे, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? इसका रास्ता बनाना पड़ेगा। और बारिश का ऐसा इंतजाम इन लोगों ने कर रखा है कि अगले 2-4 साल बड़े खतरनाक हैं। 2030 तक हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा कि 2030 तक ये कभी भी सूखा लेकर के आ सकते हैं, महामारी ला करके आ सकते हैं, भूखमरी लेकर के आ सकते हैं। तो अपना बीज, अपना पानी, अपना स्टोरेज, कम से कम 2 साल का अनाज स्टोर करके रखना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 2 साल का। तो आप सब साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को जगाइए। नेता जिंदाबाद। साथियों, आज आप सबने, पूरे देश के किसानों ने दिल्ली के इस रामलीला के मैदान में इकट्ठा होकर के केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के उस घमंड को तोड़ दिया है, जो लगातार कई दिनों से ये बातें कर रहे थे कि किसान को दिल्ली नहीं आने दिया जाएगा। आज आपने लाखों की संख्या में रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर के पूरे देश की जनता को ये दिखा दिया है दिल्ली किसानों की है। पहले भी किसान दिल्ली आता रहा है, भविष्य में भी जब मन करेगा किसानों का, किसान दिल्ली का असली मालिक है।
और जब भी जी करेगा किसान का वो दिल्ली में आने का काम करेगा। एक बार जोरदार तालियां तमाम साथियों के लिए कि हम दिल्ली किसान की है। और साथियों दूसरी बात, अभी चुनाव आने वाले हैं। हरियाणा में तो इन्होंने सर्वे करवा के देख लिया और सर्वे करवा के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को हटा दिया है। ऐसा ही हाल पूरे देश के अंदर इनका है। और जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तो भाई अब के चुनाव में बीजेपी की पार्टी की जड़ काट की राम ने दिखा देंगे। बीजेपी का कोई एमपी संसद में नहीं पहुंचेगा, ऐसा पढ़ लेके आप लोगों को जाना पड़ेगा। और साथियों, जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए हमें इस सरकारी तंत्र का गांव लेवल पर, केवल राजधानी में नहीं, गांव लेवल पर आंदोलन करने पड़ेंगे। गांव लेवल पर इन पार्टियों का विरोध करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से आप लोग अपनी एकता बनाए रखना। तमाम संयुक्त किसान मोर्चे के तमाम नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि आपने किसान की ताकत बनके दिल्ली में आने का काम किया। जय जवान जय किसान। पूरी मीडिया में एडवर्टाइजमेंट दे दे करके ये दिखाया कि हमारी तारीफ करके गए यूनाइटेड नेशंस वाले, इस नाम पर, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर। मतलब खुद अपना इलाज जाकर के बैंगलोर करवाएगा नेचुरोपैथी से और लोगों को ठोकेगा WHO के केमिकल्स। इस चीज पर यह क्लियर हो जाता है कि वो सारा का सारा एजेंडा जो दिल्ली में चला रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, वो इसी गेम के चलते हैं। और जब हम ये बोले कि ईवीएम पर नहीं बोलेगा कोई, क्योंकि उससे मालूम पड़ जाएगा कि ये सारा का सारा खेल जो है वो सेंट्रलाइज वहीं से चल रहा है। सरकार किसकी बनेगी ये तय ना हमारे देश के लोग करते, ना ये तय वहां बैठी पॉलिटिकल पार्टीज करती, और ना पैसा करता, ये केवल तय करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लोग। तो इसीलिए इसी चीज को काटने के लिए इन्होंने क्या किया कि पिछले चुनाव देखे होंगे आपने, गुजरात उन्होंने भाजपा को दे दिया, हिमाचल उन्होंने कांग्रेस को दे दिया और दिल्ली एमसीडी उन्होंने केजरीवाल को दे दी। तो उससे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि तुम तीनों अपना अपना माल पकड़ो। अब तुम में से जो भी अपने इस एजेंडे को सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट करके दिखाएगा उसी को अगला प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दिया जाएगा। तो क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे बढ़ेगा? देखिए 24 का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऑलरेडी प्लान में शामिल है कि 29 के लिए इसको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्रमोट किया जाएगा। और ये जो गुजरात चुनाव के अंदर बराबर में मोदी के बराबर इसको खड़ा करने का जो मीडिया का प्रोपेगेंडा था, ये भी उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा था, उसी गेम प्लान का हिस्सा था। और अभी 24 के अंदर क्या होगा, क्योंकि 24 से लेकर के 29 तक पूरी दुनिया में अस्थिरता का माहौल रहेगा, भूखमरी का माहौल रहेगा, तृतीय विश्व युद्ध के लिए हालात बनेंगे और गृह युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। अपने ही देश के अंदर लूटपाट मचनी स्टार्ट होगी। 2011 के बाद एक कानून बना आरबीआई द्वारा कि नोट छापने के लिए मानक की आवश्यकता नहीं है। ये लागू किया गया या नहीं किया गया? ये लागू किया जा चुका है कॉइनेज एक्ट 2011 के नाम से। 2012 में इसको पास कर दिया गया था। हमने सरकार से पूछा कि इसमें क्या कार्रवाई हुई है। जिस प्रकार से हर कानून को लाते हैं जब हम देश के अंदर, खास तौर पे अगर मनी बिल है, तो जब उसको लाया जाता है तो उसके ऊपर पूरी बहस होती है। उस बहस में सत्ता पक्ष ने क्या दलील दी और विपक्ष ने क्या दलील दी, तो आपको जानकारी जान करके बड़ी हैरानी होगी कि मनी बिल के ऊपर भारत के इतिहास में बहुत कम उदाहरण आपको मिलेंगे कि कोई बहस हुए बिना कोई कानून बन गया। कोई कानून बन गया, कोई भी बहस हुए बिना। ना सत्ता पक्ष ने कुछ कहा, ना विपक्ष ने कुछ कहा, बस एक कानून आया और वो पास हो गया। कमाल है ना? तो मतलब इसको चैलेंज करना बड़ा जरूरी है कि नहीं जरूरी है? ये भी बड़ा जरूरी है। दूसरा,